नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज सभी मित्रों के लिए मैं कुछ नाटकों पर चर्चा करूंगा। नाटकों की कैसे उत्पत्ति हुई है और नाटक के कितने तत्व बताए गए हैं, उन तत्वों पे कुछ आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम भारतीय नाट्यशास्त्र के प्रधान आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। नाटकों में सबसे प्राचीन रचनाएं क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। महाकवि भास, शूद्रक, कालिदास, अश्वघोष, हर्ष और भभूति इत्यादि ये हमारे नाटककार हैं। धनंजय के अनुसार नाटकों के 3 तत्व माने गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम है वस्तु, नेता और रस। यदि हम इस पर चर्चा करते हैं तो इसमें धनंजय ने अपने 10 रूपक में एक परिभाषा के रूप में दिया था, वस्तु नेता रसस तेसाम वेद का। ये माना गया है। आपको कुछ और भी बताते हैं। दूसरा इसमें विशेष महत्व दिया गया है वस्तु और कथा वस्तु इतिव्रत। यहाँ पे देखिए इतिव्रत की भी, इसका भी नाम से पुकारा जाता है वस्तु के लिए। आगे देखिए कहा है वस्तु के 2 भेद माने गए हैं। नंबर 1 आधिकारिक और नंबर 2 प्रासंगिक। इन 2 पे ध्यान देना है आपके लिए। यदि ऐसा पूछा जाता है कि वस्तु के कितने भेद होते हैं तो आपके लिए 2 भेद मानने हैं। नंबर 1 आधिकारिक और नंबर 2 प्रासंगिक। आधिकारिक कथा क्या होती है और प्रासंगिक, इस पे थोड़ा सा देखते हैं। आधिकारिक और प्रासंगिक। तो आधिकारिक हमारी एक मुख्य कथा होती है। आधिकारिक हमारी मुख्य कथा होती है। दूसरा हमारा प्रासंगिक होती है। ये गौड़ रूप से मुख्य कथा का एक अंग होता है। तो जैसे हमने कहा आधिकारिक के बारे में, तो आधिकारिक के में केवल एक ही, जैसे हमने रामायण ले लिया या कोई महाभारत, एक ग्रंथ ऐसा ले लिया जो हमारी एक आधिकारिक के अंतर्गत आती है। दूसरा अगर हम प्रासंगिक की बात करें तो प्रासंगिक एक हमारी गौड़ कथा होती है। उसके अंतर्गत उसके भी 2 भेद हो जाते हैं। नंबर 1 हमारा पताका होता है और नंबर 2 प्रकरी होता है। अब पताका क्या होता है और प्रकरी क्या होता है। देखिए पताका जो होता है वो कहा है कि जो दूर तक ले जाए, पताका वह कथा होती है जो दूर तक ले जाए। जैसे रामायण में एक वृत्तांत आया है सुग्रीव कथा का, वो हमारा पताका के अंतर्गत आता है। ऐसा पूछा भी जाता है, प्रश्नों में भी रखा जाता है कि भाई पताका के अंतर्गत कौन सा वृत्तांत है, कौन सी कथा है। तो इसमें हमारी सुग्रीव कथा आती है। प्रकरी के अंतर्गत ये छोटे छोटे प्रसंग आते हैं इसके अंतर्गत। जैसे रामायण में ही ले लीजिए तो शबरी कथा, छोटे छोटे यहाँ पे कथानक दिए गए हैं। रामायण में जैसे शबरी कथा, ये इस तरीके से आता है। यहाँ पे दिया हुआ भी है, देखिए यहाँ पे ये शबरी दिया हुआ है और कहा है कि ये छोटे छोटे प्रसंगों में कथा को प्रकरी कहते हैं। रामायण में ये शबरी आदि कथाएं इत्यादि हैं। अब संपूर्ण कथा वस्तु 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। संपूर्ण कथा को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 प्राख्यात, यहीं पे देखिए दिया हुआ है। नंबर 1 प्राख्यात, ये देखिए नंबर 1 प्राख्यात दिया हुआ है और नंबर 2 यहाँ पे उत्पाद दिया हुआ है और नंबर 3 यहाँ पे मिश्र दिया हुआ है। तो यहाँ पर संपूर्ण कथा वस्तु की अगर आता है
कि भाई संपूर्ण कथा वस्तु में कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तब आपके लिए लगाना है कि 3 भागों में। नंबर 1 कहा कि प्राख्यात, उत्पाद और मिश्र। अब देखते हैं प्राख्यात क्या होता है। तो दोस्तों प्राख्यात में क्या है, इसमें अगर हम इसके अंतर्गत लें तो शकुंतला की जो कथा है वो हमारी प्राख्यात है, वह हमारी क्या है, प्राख्यात है। अब प्राख्यात है, इसमें जैसे अब ये कथा जो है हमारी जो ली गई है, जैसे जो नाटक हमारा लिया गया है, ये हमारा महाभारत के आदि पर्व से लिया गया, शाकुंतलों उपाख्यान से, और दूसरा ये पद्म पुराण से भी लिया गया है, दूसरा हमारा पद्म पुराण से भी लिया गया है। तो ये हमारा एक प्रख्यात है, क्योंकि ये महाभारत एक ऐसा हमारा ग्रंथ है, ये प्रख्यात है। इस वजह से यहाँ से जो कथा ली गई है, यहाँ पे दिया हुई शकुंतला की कथा महाभारत के पद्म पुराण से अवलंबित है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं उत्पाद की, तो ये कवि कल्पित होती है, उत्पाद होती है वो कवि कल्पित होती है। कवि जो है अपनी कल्पना के बल पर इसे प्रस्तुत करता है, जैसे शूद्रक का मृच्छकटकम, भवभूति का मालती माधव, ये हमारी उत्पाद कथा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा नंबर है हमारा मिश्र का। अब मिश्र में क्या है, मिश्र में ये कहा है अंश इतिहास अवलंबित, अधिक अंश कवि कल्पित होता है। इसमें क्या होता है, अधिक से अधिक जो अंश होता है वो होता है कवि कल्पित होता है। और मिश्र के अंतर्गत यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत अगर बात करते हैं तो शिवराज विजयम भी एक हमारा आ जाता है। उसमें हमारा ऐतिहासिक भी है और कुछ उसमें ऐतिहासिक भी रहता है और कुछ अपने कवि की अपनी कल्पना रहती है, तो दोनों मिश्र हो जाता है, तो वह हमारा इसके अंतर्गत आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नाटकीय कथा वस्तु के 5 तत्व। यदि इस तरीके से आता है कि जो नाटकीय कथा वस्तु है उसके कितने तत्व हैं, तो उसके तत्व अगर देखा जाए तो उसके 5 तत्व होते हैं, और 5 तत्व होते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने दिया कि 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं। अब भैया 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं तो इन्हें भी देख लेते हैं क्या होती है। कहा है अर्थ प्रकृतियाँ नाटकीय कथा वस्तु के 5 तत्व हैं। अर्थ प्रकृतियाँ, धनंजय और विश्वनाथ ने अर्थ प्रकृति का अर्थ किया है प्रयोजन सिद्धा हितवा, जो प्रयोजन की सिद्धि में कारण हो। वह अर्थ प्रकृतियाँ 5 हैं। नंबर 1 बीज, नंबर 2 बिंदु, नंबर 3 पताका, और नंबर 4 त्रिकरी, और नंबर 5 कार्य। ये देखिए नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए नंबर 1 यहाँ पे बीज दिया हुआ है, बिंदु दिया है, पताका दिया है, त्रिकरी दिया है और कार्य दिया है। तो इस तरीके से हमारी 5 अर्थ प्रकृतियाँ हो गई। आप याद करने के लिए कर सकते हैं, यदि आप याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे देखिए लिखा है 5 अर्थ प्रकृतियाँ, क्योंकि 5 बनाए गए हैं। जैसे नाटकीय कथा वस्तु के आधार पर हमने देखा कि 5 हमारी अर्थ प्रकृतियाँ हो गई, 5 हमारी अवस्थाएं हो गई, 5 हमारी संधियाँ हो गई। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हम कैसे याद रखें, क्योंकि इसमें से पूछा जाता है तो कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृति के अंतर्गत आता है, कौन सा हमारा 5 अवस्थाओं के अंतर्गत आता है, और कौन सा हमारा 5 संधियों के अंतर्गत आता है। तो कोई ना कोई अपना अपना भेद रख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ प्रकृति,
जो अर्थ प्रकृति दिया हुआ है, अर्थ प्रकृति देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो अर्थ प्रकृति दिया हुआ है। अब अर्थ प्रकृति देखिए ये दिया हुआ है अर्थ प्रकृति। अब प्रकृति, यहाँ से प्रकृति एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे हम, कैसे हम याद रखें। भाई हमें याद भी होना ज़रूरी है, नहीं तो भुला जाएंगे, और भुला गए तो कैसे उसे याद करेंगे। यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है 5 अर्थ प्रकृति। यहाँ से प्रकृति ले लेंगे, यहाँ से देखो ये प्रकृति शब्द है, इस प्रकृति को ले लेंगे। अब प्रकृति क्या होता है, इस प्रकृति के अंतर्गत हमारे पेड़ पौधे से लेकर सभी कुछ जंगल आ जाता है, जंगल वन इत्यादि सभी आते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, अगर हम कहीं अपने भूमि में कुछ बुवाई करते हैं तो क्या डालते हैं, सब तो हम क्या करते हैं, बीज करते हैं। जो बीज होता है, बीज से पहचान कर लीजिए, बीज हमारा कहाँ पड़ता है, पृथ्वी में पड़ता है, भूमि में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति, और प्रकृति जो होती है हमारी कहाँ, यानी कि पृथ्वी पे होती है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आपको याद रहेगा कि प्रकृति की बात कर रहा है, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि भाई यहाँ पे बीज आ गया। क्या आ गया, बीज। अब जैसे ही बीज आ जाएगा तुरंत याद आ जाएगा बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, इस तरीके से आ जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। बीज, बिंदु, पताका हो गया। फिर देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पे आया 5 अवस्थाएं। अब 5 अवस्थाएं क्या होती है, अवस्था देखिए, अवस्था का तात्पर्य यहाँ से प्रारंभ। अवस्थाएं आप कैसे याद रखें कि भाई 5 अवस्थाएं क्या होगी। जब हमने कहा प्रकृति की बात करी तो तुरंत स्टार्ट कर दिया आपने, कहा भाई बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य, 5 हो गए। लेकिन यहीं पे हमने अगर बात करी कि भाई 5 अवस्थाओं की बात करते हैं, तो अब अवस्थाएं, अवस्था आप किसी से लीजिए, किसी की अवस्था को देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है, आरंभ होता है। क्या होता है, आरंभ होता है। देखिए यहाँ पे ये दिया है आरंभ, फिर यत्न, आरंभ। दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे आरंभ, यत्न, क्या दिया है, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, निताप्ति और फलागम। अब देखिए यहाँ पर अवस्थाएं हमारी 5 हो गई। आप जैसे ही अवस्था को याद रखिए, भाई किसी भी व्यक्ति की जो अवस्था होती है वो हमारी, चाहे वो युवा अवस्था हो, चाहे बाल अवस्था हो, चाहे प्रौढ़ावस्था हो, तो सबसे पहले क्या होता है, आरंभ होता है। तो अब किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए क्या करते हैं, हम उसे आरंभ करते हैं। तो यहाँ से आप अवस्था को याद रखेंगे तो हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि भाई अवस्था क्या होती है। तो अवस्था को तुरंत एक शब्द आपको याद आना चाहिए, अवस्था का मतलब आरंभ से होता है। तो जब आरंभ करेंगे तो तुरंत आपका होना चाहिए आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, निताप्त और फलागम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आरंभ के बारे में बताया गया कि मुख्य रूप से फल की सिद्धि के लिए नायक जो उत्सुकता होती है और उसे जो आरंभ करता है। जैसे जो नायक होता है किसी नाटक में अगर रखा जाता है तो नायक तो संभव है कि वे नायक होना ही है। तो जो वो अपनी उत्सुकता दिखाता है अपने फल प्राप्ति के लिए या किसी कार्य की सिद्धि के लिए, तो वह हमारा क्या होता है, आरंभ होता है। यत्न, उस अब उत्सुकता दिखा रहा है उस कार्य को करने के लिए, लेकिन अब वो फल है उसकी प्राप्ति के लिए जो नायक वेग से जो प्रयत्न करता है वही हमारा यत्न होता है। वेगपूर्वक भाई किसी कार्य को उसने प्रारंभ कर दिया, अब उसकी फल की इच्छा होगी, तो जो फल प्राप्ति के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ रही, कितना कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, वो उसका क्या होता है, प्रयत्न होता है। प्रयत्न या यत्न कहते हैं। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आया प्राप्त्याशा।
तो जब कहा जब अनुकूल परिस्थिति के कारण फल प्राप्ति की संभावना होती है और विघ्नों के कारण वह असंभव दिखती है, उसे संदिग्ध अवस्था या प्राप्त्याशा कहते हैं। यानी कि उस फल को प्राप्त करना तो चाह रहा था, पर उस फल प्राप्ति में उसे कुछ विघ्न आ गए, यानी कि कुछ उसमें समस्या उपयुक्त हो गई, समस्या प्रारंभ हो गई। तो अब उसे वहाँ पर कुछ संदिग्धि दिख रही है, यानी कुछ कुछ वहाँ दिक्कतें दिख रही हैं। वह हमारी क्या होती है? प्राप्त्याशा होती है, यानी कि पता नहीं अब वो फल हमें मिलेगा या नहीं। आगे देखिए निताप्त दिया हुआ है 4 नंबर पे। अब इस निताप्त में दिया कि जब विघ्नों के हट जाने के कारण फल की प्राप्ति या निश्चित जान पड़ती है। तो निताप्ति क्या होती है भाई? जब उसे वहाँ पर आशा थी या ना थी, मिले या ना मिले, लेकिन आगे चलकर उसे निताप्ति यानी कि जब विघ्न होते हैं, वो विघ्न हट जाने के कारण उसे फल की जो प्राप्ति है वो निश्चितता जान पड़ती है कि भाई निश्चित हो जाता है कि हाँ ये अब हमें प्राप्त हो जाएगा। उस अवस्था को निताप्त कहते हैं। अब देखिए फलागम। फलागम क्या होता है? जब इष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है, जब इष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है उस अवस्था में फलागम कहते हैं। इसका जाना पहचाना अगर हम बात करें तो उदाहरण बहुत अच्छा हमें प्राप्त होता है अभिज्ञात शाकुंतलम में। जैसे राजा है, आरंभ कर देता है, अब उसे शकुंतला को पाने की उत्सुकता रहती है, तो यत्न उसे करता है पाने के लिए। फिर आगे चल के आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा। अब वो समझता है पता नहीं शकुंतला मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इससे बड़ा असमंजस रहता है। तो कुछ उसे ऐसा लगता है तो वह हमारा प्राप्त्याशा हो गया। अब निताप्ति उसे लगता है कि अब हमें शकुंतला मिल जाएगी, तो ये हमारी निताप्ति हो गई। और अंतिम में उसे शकुंतला और सर्व दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं, अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो जाती है, तो ये फलागम हो गया। इस तरीके से नाटक की 5 अवस्थाएं हो गई। 5 संधियाँ देखिए, 5 संधियाँ देखिए। संधियाँ क्या है? अब यहाँ पर संधियाँ कैसे बनी? संधियाँ हमारी इसमें जब आपकी 5 अवस्थाएं, 5 अर्थ प्रकृति, ये सब मिलके तब जाके हमारी ये 5 संधियाँ बन गई। अब पांचों संधियाँ बनाने के लिए तो एक हम कहाँ से लेंगे? एक हम लेंगे अपनी अर्थ प्रकृति से और एक लेंगे हम अपना अवस्था से। अब यहाँ से दोनों में से एक एक करके लेंगे तो दोनों का मिल जाएगा। जैसे हमने उधर से लिया बीज और इधर से लिया आरंभ, तो बीज और आरंभ दोनों को अगर मिला देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? तब हमारा मुख हो जाएगा, संधि मुख कहलाएगी। अब उसमें आगे दिखाता हूँ, देखिए कैसे करके। ये सब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए बना हुआ है, कहा है, ये दिया है सबसे पहले अर्थ प्रकृति और अवस्था है। तो अर्थ प्रकृति और अवस्था है, जब हमारा यहाँ पर देखिए बीज और इधर आरंभ, तो ये हमारी अर्थ प्रकृति हो गई और इधर हमारी अवस्था हो गई, इधर हमारी संधि हो गई। तो जब बीज और आरंभ ये दोनों जब मिल गए तब जाके हमारा क्या हुआ? ये मुख संधि हमारी बन गई। मुख संधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 12 है। मुख संधि कितनी होती है? 12 होती है। उसके बाद में कहा दूसरी आई, देखो बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य, आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, निताप्त और फलागम। अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर देखा कि बिंदु आ गया, इधर हमारा यत्न आ गया, तो हमारा दोनों मिलके क्या हो गया? प्रतिमुख हो गया। अब प्रतिमुख हो गया तो अब इसको जब जोड़ेंगे तो इसकी भी संधि कितनी हो जाएंगी? यहाँ पर 13 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 13 हो जाएंगी। तो पहले की हमारी 12 हो गई और दूसरे की हमारी 13 हो गई। आगे देखिए फिर तीसरे नंबर पर पताका आया। इसी तरीके से
तो पताका और प्रत्याशा दोनों मिलके गर्भ संधि हो गई। और गर्भ संधि में हमारा कितना आता है? 13, 12। तो याद रखने के लिए कहें 12, 13, 12, फिर 13। प्रकरी और निताप्त, यहाँ पर देखिए ये देखिए पताका और प्रत्याशा मिलके गर्भ संधि हो गई। और गर्भ संधि में कितने होते हैं? 12। प्रकरी और निताप्त मिलके विमर्श हो गया, विमर्श को ही अमर्श कहते हैं, इसमें हमारे 13 हो गया। और कार्य फिर फलागम, कार्य और फलागम मिलके उपसंहति या निर्वाण संधि बनती है। दोनों मिलके हमारे निर्वाण संधि का रूप धारण कर लेती है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो हमारी 5 हैं, पाँचों को याद हम करने के लिए क्या करें? पाँचों को अगर हम याद करते हैं तो देखिए सब क्या है। यहाँ पर हमने कहा 12, 13, 12, 12, 13, 12। देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, इधर हमने लिखा भी है, देखिए 12, 13, 12, 13 और 14, ये सारे मिला के यानी कि सभी का योग अगर हम करेंगे तो 64 हमारे उपवेद हो जाते हैं। अगर बात आती है कि संधियाँ, नाटक में संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो आप दोस्तों बताइएगा। नाटक में संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं: मुख, प्रतिमुख, गर्भ और विमर्श और उपसंहति या निर्वाण। दूसरा ये आता है कि जो संधियाँ हैं उसके मुख्य भेद कितने हैं, तो मुख्य भेद आप बताएंगे 64। फिर सर्वप्रथम ध्यान रखना, अगर पूछ ले कि बीज, आरंभ और मुख कितना होता है तो तुरंत बताएंगे 12 होता है। इसी तरीके से आप याद रखेंगे 12, 13, 12, 13, 14, तो टोटल मिला के हमारे कितनी हो जाती हैं? 64। ये 64 हमारे क्या हैं? ये हमारी संधियों के उपभेद हैं। तो आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं। आज हमने चर्चा की आपसे कथा वस्तु। कथा वस्तु कितने प्रकार की होती है, एक बार फिर नज़र डाल लीजिए आप एक बार पुनः। कथा वस्तु हमारी 2 प्रकार की होती है, आधिकारिक, प्रासंगिक। आधिकारिक कथा हमारी मुख्य कथा होती है और प्रासंगिक हमारी गौड़ या मुख्य कथा का कोई अंश होता है। और प्रासंगिक के भी 2 भेद हो जाते हैं, पताका, प्रकरी। पताका के अंतर्गत भी जो दूर तक जाए, दूर तक ले जाए, वो हमारी पताका होती है, जैसे सुग्रीव कथा। प्रकरी हमारे छोटे छोटे अंशों में बांट दिया जाता है, वो छोटे छोटे अंशों में बांटा है, तो उसके लिए हम कहते हैं जैसे शबरी वृत्तांत, वो हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा फिर आगे आया कि भाई संपूर्ण कथा कितने भागों में बांटा जाता है, तो संपूर्ण कथा वस्तु को हम 3 भागों में फिर बांट देते हैं। एक प्रख्यात होता है, तो एक उत्पाद होता है, एक मिश्र होता है। प्रख्यात क्या होता है? जो एक ऐतिहासिक कथा होती है, जो किसी ऐतिहासिक, किसी जो प्रसिद्ध हो, उससे हम किसी ग्रंथ को, अपने कथा को लेते हैं, वह हमारी प्रख्यात के अंतर्गत आ जाती है। जैसे हमने कहा विज्ञान शाकुंतलम कहाँ से ली गई हो, कि महाभारत से, महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है या पद्म पुराण से लिया गया, तो ये हमारी प्रख्यात हो गई। उत्पाद हमने कहा कवि कल्पित रही, जैसे शूद्रक का मृषकटकम, भभूति का मालती माधव, ये हमारी एक उत्पाद है। मिस्र के अंतर्गत शिवराज विजयम भी आप रख सकते हैं। नाटकीय कथा वस्तु के 5 तत्व होते हैं, 5 अप्रवृत्तियाँ, ये हमारी नाटकीय कथा वस्तु के अंतर्गत आती हैं। इसमें कहा बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। उसके बाद में 5 अवस्थाओं की बात हुई थी। 5 अवस्थाएं क्या थी? आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, निताप्त, फलागम। उसके बाद में हमने कहा था कि 5 संधियों की बात करी थी, तो 5 संधियों में 5 अवस्थाएं और 5 प्रकृतियाँ जब मिल जाती हैं, तब एक एक करके जब जोड़ेंगे तो दोनों को प्लस करते चले जाएंगे,
उसके बाद में जो हमारी संधि बनी, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, उपसंहार या निर्वहन संधि। अगर हम इसके उपभेद देखें, संधि के अगर भेद देखेंगे तो 5 हो जाते हैं, यदि उपभेद देखेंगे तो हमारे 64 हो जाते हैं। कैसे करेंगे? 12, 13, 12, 13 और 14। देखिए, तो आज के लिए हम क्लास यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको कैसा लगा, कैसी पसंद आई, ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे भी आपको हमारी क्लास मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए बस यही क्लास रोकते हैं। नमः संस्कृताय।